नीतीश कुमार क्या कर दिया बिहार में। जहां दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी जैसी पार्टी से पंगा लेते हुए डरते हैं, वहीं पे नीतीश कुमार ने कुछ कर दिया है। खैर, क्या किया है वो तो आप सभी जानते हैं। उन्होंने एनडीए को खत्म किया है बिहार में और यूपीए की सरकार वापस शुरू की है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस हालत में आज के टाइम पे बीजेपी के साथ कोई ऐसा कर सकता है, और वो उन्होंने कर दिखाया है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, क्यों किया, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि हम जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इस उत्तर भारत के इलाके में नहीं रहते हैं। हम यहाँ मुंबई से जब इन घटनाक्रमों को देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है, उसके हिसाब से हम भी कुछ आकलन करते हैं। और जब हम ये आकलन करते हैं तब हमको क्या समझ में आता है इस पॉलिटिक्स के बारे में, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, मैं जब बोलता हूं कि हम दूर से जब इस पॉलिटिक्स को देखते हैं तब हमें क्या लगता है। एक सजग नागरिक के तौर पे जब इन हो रही घटनाओं को हम देख रहे हैं तब हमें यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल दिया है। तब हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या आज के दौर में, इस बीजेपी के षड्यंत्रों से भरे दौर में, कोई भी पार्टी ऐसी है जो इतनी खुलेआम उनके साथ मुकाबला करने की तैयारी में दिख रही है। जहां पे कई सारे राज्यों में ईडी, सीबीआई, कोर्ट, इन सभी को लगा के ऊपर से उनके वो चमचे पत्रकार तो है ही, इनके बावजूद नीतीश कुमार ने वो किया। क्यों किया आप भी जानते हैं। हर किसी को अपनी पार्टी बचानी है। महाराष्ट्र में जो हुआ शायद वो बिहार में भी हो सकता था। उसी को टालने के लिए नीतीश कुमार ने कदम उठाया, जो कि बिल्कुल सही भी है। ये कदम उठाने के लिए जो साहस, जो धारस होना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ये सोचने की जो हिम्मत चाहिए वो नीतीश कुमार ने दिखाई। उसके लिए वो बधाई के पात्र जरूर है। लेकिन उन्होंने कब राजनीति शुरू की? 1951 में उनका जन्म, फिर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग, फिर लालू जॉर्ज फर्नांडिस के छाया में, छत्र छाया में कहिए, उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया। फिर मुख्यमंत्री बने, समता पार्टी की स्थापना की, फिर तीनों ने मिलकर बिहार में अपनी सत्ता बनाई। ये सब बातें आप सभी लोग जानते हैं। विकिपीडिया पे, गूगल पे ये अवेलेबल है। हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने शायद ये इसलिए किया होगा कि उनका एक बहुत पुराना सपना है प्रधानमंत्री बनने का। वो सपना पूरा करने के लिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। 2024 के इलेक्शन में हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद तेजस्वी यादव को दे और फिर वो केंद्र की सत्ता में चले जाए, अगर वो जीतते हैं तो। इन शॉर्ट, उनको प्रधानमंत्री बनना है। अब दूर से जब हम इस पॉलिटिक्स को देखते हैं और जब हम देश का विचार करते हैं, तब क्या सच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए लायक उम्मीदवार हमको लगते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भले नीतीश कुमार बहुत सालों से राजनीति में है, बिहार को वो बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं, लेकिन बिहार अभी भी एक पिछड़ा राज्य ही कहा जाता है। ऊपर से नीतीश कुमार की अपनी खुद की जो छवि है वो बहुत ही धूमिल, बहुत ही खराब है। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ जाके सत्ता में बने रहते हैं। इसका एक उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब तक 5 बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं 8 बार। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कई बार इधर से उधर छलांगे लगाई है सत्ता के लिए, और अपना मुख्यमंत्री पद की कुर्सी वो हमेशा बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब ऐसे आदमी के हाथ में जब आप देश की सत्ता देने की सोचेंगे तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो नीतीश कुमार यूपीए को साथ में लेके प्रधानमंत्री बने, अगर बनते हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वही नीतीश कुमार यूपीए को छोड़ के कभी एनडीए में भी जा सकते हैं अपना प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए?
पॉसिबल है, हम क्यों उससे नकारें, क्योंकि उन्होंने जो अपनी छवि बना के रखी है वो वही है। नेता वही है जो अपने एक रास्ते पर डटे रहे, अपने एक शब्द पर डटे रहे। 2014 की वो इलेक्शन मुझे अच्छे से याद है, जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम के लिए विरोध किया था एनडीए में कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने कई बार उनके साथ आसन ग्रहण किया है। अगर सत्ता के लिए वो कभी भी इधर उधर जा सकते हैं तो क्या भरोसा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भी वही करें। लेकिन इतनी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, हमें लगता भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेंगे या फिर यूपीए उनको डिक्लेयर करेगी। अगर करती है तो हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में जो एक आखिरी मौका है विपक्षी पार्टियों के पास बीजेपी को सत्ता से हटाने का, वो मौका भी यूपीए और उनकी मित्र पार्टियां चूक जाएंगी, क्योंकि 2024 में उनको बहुत ही सोच समझकर अपने पंतप्रधान पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा पहले ही। और इस पद के लिए आज के टाइम पे एक ही चेहरा सबसे मजबूत दावेदार है, और वो है खुद राहुल गांधी। पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से राहुल गांधी एक नेता के तौर पर उभरे हैं, उनका प्रेजेंस, उनके बोलने का तरीका, वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, वो काबिले तारीफ है। और कई सारे नाम मैंने पढ़े हैं अखबार में, बीबीसी का एक पूरा लेख है उसके ऊपर कि कौन प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा प्रबल दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम है उसमें, ममता बनर्जी है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी अपना बंगाल छोड़ना कभी चाहती भी है या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। वो शायद छोड़ना भी नहीं चाहती, और फिलहाल वो अपने बंगाल में ही अपने नेताओं के करतूतों से बहुत परेशान है, वहां पे बिजी है। तो शायद प्रधानमंत्री पद के लिए वो खुद से ही ना कह सकती है, और करे वो ही अच्छा है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरा जो मत 2014 के बाद बना था वो आज कायम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है कुछ दिनों में, हाल ही के कुछ दिनों में, वो बहुत ही विस्मित करने वाला है। एक लिबरल लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव, सेंट्रल में रहने वाला आदमी जो शायद धर्मनिरपेक्ष हो सकता था, वो इन दिनों जो हरकतें कर रहा है, उससे तो मैं यही कहूंगा कि बीजेपी का वो बाप निकलने वाला है। अगर अरविंद केजरीवाल केंद्र की सत्ता में आते हैं कभी, तो वो आज जो बीजेपी कर रही है उसके भी 2 कदम आगे निकल सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि बीजेपी सरेआम खुलेआम मुस्लिमों को, दलितों को मारने मरने की धमकियां देता है, वो शायद ऐसा ना करे, लेकिन चुपके चुपके वो वही काम करने में बहुत ही माहिर बन चुके हैं। तो शायद अरविंद केजरीवाल इस रेस में नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम खुद फिर से एक बार वही गलती कर दोहराएंगे जो हमने बीजेपी के साथ दोहराई थी। कांग्रेस को इस गलती से बचना होगा। इतने सालों तक आरएसएस जैसे संगठन को वो दूध पिलाती रही या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वही आरएसएस और इनकी पूरी सत्ता खा चुकी है। कहीं आम आदमी पार्टी भी ऐसा ना करे, तो उनसे थोड़ा बच के ही रहना होगा। भले वो किसी भी राज्य में कितना ही पावर में आए, लेकिन उनके पीछे कौन है वो जब तक क्लियर नहीं करते, या उनका स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं करते, तब तक उनके बारे में सोचना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उनका स्टैंड वो हमेशा बदल रहे हैं। वापस वही बात है, एक तरफ जहां नीतीश कुमार है जो अपने पाले बदलते हैं, वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो अपने शब्द बदलते हैं। 2024 में ऐसे नेताओं के हाथ में कमान देना मतलब वापस से बीजेपी को अपने हाथ से सत्ता सौंपने जैसा होगा, जो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हालत में क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, या मेरी ऐसी राय है कि कांग्रेस को ही 2024 के इलेक्शन में आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ेगा, उनके नाम के ऊपर ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो जीत जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ लड़ने के लिए एक ही नेशनल पार्टी है जो है कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के साथ पंगा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और ना लेना चाहती है, और वो दिखता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में आज के दौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस एक बीजेपी की प्रमुख अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए थी, जो नहीं है।
वो भले चाहे जितना दिखावा करे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी की विपक्ष पार्टी कभी भी नहीं बन सकती। वही बात बंगाल में है। टीएमसी चाहे जितना कुछ करे, लेकिन वो बीजेपी को एक मजबूत विपक्षी पार्टी का चेहरा नहीं दे सकती, ना वो उनका विरोध कर सकती है। वही बात ओडिशा में बीजेडी के साथ है, वही बात पंजाब में अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ है, वही बात उत्तर प्रदेश में भी है। ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां विपक्ष का रोल बिल्कुल नहीं निभा सकती। कुछ अगर संभावना है तो वो है साउथ से, दक्षिणी राज्यों से, तमिलनाडु उसमें एक प्रमुख राज्य बन सकता है, या फिर आंध्र प्रदेश। बस इन्हीं राज्यों से अपेक्षा है, लेकिन इन 2-3 राज्यों से मिलके देश तो नहीं बन सकता। तो कांग्रेस को ही आगे बढ़ के 2024 के इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देना चाहिए। भले यूपी में कोई आए न आए, कांग्रेस को खुद की हिम्मत पे चुनाव लड़ने पड़ेंगे। यही एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या और कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वासार्हता बहुत कम कर दी है ऑलरेडी। बचता खाली एक ही चेहरा है, वो है राहुल गांधी। उनको आगे आना चाहिए और हमला और तेज करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। मिलेंगे कल फिर नए एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।